मेरा कहना यह है कि जब इंसान आदि मानव था, हम्म खेती का कोई साधन नहीं था, हम्म तो ना रोटी बनती थी ना सब्जी बनती थी, हम्म यानी अन्न नहीं उगता था। हम्म तो उस वक्त जब वो खाता था तो वो मांस वगैरह खाता था, शिकार करता था और उसे खाता था। जब वो खाता था तो शिकार किया, भुना और खा लिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ वो उस फीके फीके मांस को कैसे खाता होगा। ना तो उसमें मिर्च थी, न नमक डालते थे, ना कोई दालचीनी, ऐसी कोई भी टेस्ट वाली चीज़ नहीं होती थी। फीका फीका कैसे खा लेगा। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है? यहाँ जो आदि मानव जो शब्द लिया है, इस शब्द का क्या मतलब समझते हैं? पहले इस शब्द को एक्सप्लेन किया जाए। आदि मानव का मतलब उसे आदि मानव कहो या कुछ भी कहो, लेकिन जब हमारी संस्कृति में खेती की समझ ही नहीं थी, उससे पहले की बातें कर रहे हैं ना हम तो। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरू हुई होगी, चाहे 1 करोड़ साल पहले हुई हो, चाहे 50 करोड़ साल पहले हुई हो। तो आदि मानव का मतलब ये है कि जब उसके पास खेती के संसाधन नहीं थे, तब की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसा तो है नहीं कि सीधे के सीधे हम ऐसे ही एडवांस माहौल में ऊपर से आए और यहाँ पर बस गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, शुरुआत तो कहीं से हुई होगी ना। हुई होगी। तो मैं उस बात को, तो इसमें जो आदि मानव जिसके हम बात कर रहे हैं, जो खेती नहीं करता, मांस नहीं खाता, मतलब मांस खाता था, तो वो कौन सा कालखंड मान रहे हो कि कौन से समय की बात हो रही है, कितने हजार साल पहले की बात हो रही है? नहीं, इस बारे में मेरा ये क्वेश्चन नहीं है। मेरा तो क्वेश्चन फिर भी मैं इसको थोड़ा ना, इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन के अंदर से बहुत कुछ निकालना है। तो आप अपने दिमाग से सोच कर बताओ कि कितने साल पहले की बात रही होगी आदि मानव। हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर हम अपने सनातन धर्म को देखें तो। नहीं, सनातन धर्म को मत देखो, जहाँ से आदि मानव देखा वहाँ से बात करो। इस बारे में तो मेरा कोई गैस नहीं है। फिर भी आइडिया नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता ना। तो ये आदि मानव कहाँ से पढ़ा आपने? आदि मानव तो सभी कोर्स में पढ़ाया जाता है। कोर्स में पढ़ाया जाता है। संस्कृति, आदि मानव सब पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, सब पढ़ाए जा रहे हैं। तो उन्होंने ये टाइम पीरियड बताया होगा ना, कौन सा टाइम पीरियड है? 5000 साल। 5000 साल, मतलब आपके हिसाब से ये मानना है कि 5000 साल से नहीं, किताब जो आपने किताब पढ़ी, उन किताब के अनुसार आपके दिमाग में एक परसेप्शन ये क्रिएट हुआ है कि मनुष्य स्टार्टिंग में आदि मानव था, लगभग 5000 या 6000 साल पहले वो आया है, और जिस समय वो आया है उसके पास कोई नॉलेज नहीं है कि किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पिया जाए। ठीक, तो इसके ऊपर अब मेरा क्या व्यू है वो मैं अपना व्यू आपको आगे रखूँगा इसमें। ठीक है, जो अभी पाल साहब ने जो अपना एक व्यू रखा आदि मानव को लेकर, आपको इसको कुछ कहना है? मैं भी इसके बारे में जानना चाहूँगा, जो पाल साहब ने प्रश्न उठाया है आपके ज़रिए जानना चाहूँगा। अच्छा, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन रखा गया कि आदि मानव जब था मनुष्य, तो उस समय वो खेती नहीं करता था, तो अन्न वगैरह कैसे खाता था, क्योंकि उस समय तो खाने के लिए इसको खेती की नॉलेज नहीं थी, तो अन्न कहाँ से उगाता होगा। और दूसरी बात ये रखी गई कि वो शायद मांस खाता होगा, तो कच्चा कैसे खाता होगा, स्वाद नहीं आता होगा उसको। ये दो बातें। अब इन दोनों बातों को समझने से पहले एक्चुअली में ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक आदि मानव, खेती का कॉन्सेप्ट और मांस का कॉन्सेप्ट। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इसमें जो मैंने रिसर्च की, अपनी 20-25 साल जो रिसर्च में लगाया, उस रिसर्च के अंदर जो मैंने खोजा वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले मैं जो वेस्टर्नाइज जो हमें एजुकेशन सिस्टम दिया गया है भारत में, वो क्या पढ़ा रहा है, पहले उस पर बात करते हैं। देखिए, जब मैं छोटा था, लगभग 30-35 साल पहले, जो किताबें थी हमारी समाजशास्त्र की, जिन्हें सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस नाम से बुलाया जाता था, तो उस किताबों में ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि भाई मानव क्या आदि मानव, और मानव बंदरों से विकसित हुआ। और ये कहा जाता था कि आदमी गुफाओं में रहता था और वो गुफाओं से निकल के आया, ठीक है, और उसने क्या मांस खाना शुरू किया। और इसके प्रमाण के रूप में क्या दिखाते हैं कि देखो गुफाओं में आदि मानवों ने चित्र बना रखे हैं शिकार करते हुए। वो अब इसके अंदर आगे चर्चा ये थी हमारी कि 3 कॉन्सेप्ट हैं, एक आदि मानव, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे इसके अंदर खेती का, और तीसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें उठाया गया है वो उठाया गया है मांस का। इन तीनों को हम अपने जवाब में ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन पहले हम बात करें आदि मानव शब्द की कि आदि मानव कहाँ से है। आप आज वर्तमान में देखिए, भारत के अंदर लगभग 4500 से ज़्यादा वनवासी लोग जो वनों में रहते हैं, और पूरे विश्व में ढूंढेंगे तो 10,000 से ज़्यादा वनवासी क्षेत्र हैं
जहाँ पर लोग वनों में रहते हैं, आज भी रहते हैं। और वो लोग ऐसे हैं जिनके पास ना पैसा है, ना धन है, ना कपड़े हैं, ना उनके पास कोई पक्के मकान है, ना कच्ची ईंटें हैं, कुछ है उनके पास। वो बिल्कुल प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। आज भले ही मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन आज भी एग्जिस्ट करते हैं। भारतीय गोंडा प्रजाति सबसे फेमस है इस चीज़ में। ये विषय मैंने क्यों रखा, क्योंकि आदि मानव कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब ये कहते हैं कि भाई आदि मानव था इंसान स्टार्टिंग में, तो इसके लिए जो इतिहासकार थे, अंग्रेज इतिहासकार या वामपंथी इतिहासकार, जैसे करके दूसरे लोग भी इतिहासकार, जिस मान्यता को ठीक माने चले थे कि भाई आदि मानव नाम की प्रजाति रही है और मानव स्टार्टिंग में आदि मानव था। तो उन्होंने कहा देखो गुफाओं में जाओ तो गुफाओं में हमें गुफा चित्र मिलते हैं। उन गुफाओं चित्रों में क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे आदमी हैं, वो जानवरों का शिकार कर रहे हैं या जानवरों के बीच में रह रहे हैं, ठीक है, इस तरह के उस चित्रों में मिलते हैं। दूसरी बात, और वो देखते हैं तो पाषाण युग की बात करते हैं। पाषाण युग का मतलब क्या, कि उस समय के पत्थर रूपी वो औजार, वो बर्तन जिसके अंदर वो खाते थे, पकाते थे, बनाते थे। तो इसी तरह की बात वो कर रहे हैं इसके अंदर। और जब वो आगे करते हैं तो कहते हैं कि देखो जब ये पत्थर के औजार थे, पत्थर के बर्तन थे, गुफाओं में लगी चित्रें थी, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि आदमी गुफाओं में रहने वाला था या पेड़ों पे रहता था और वो झुंड में रहने लगा और उसके बाद उसने क्या शिकार करना सीखा और उसको मांस खाने लगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट निकल गया है। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम में डाला गया है और ये पहली क्लास के बच्चे को भी पढ़ने को मिलता है। और जैसे जैसे अपने एजुकेशन को अपग्रेड करता है, तीसरी चौथी क्लास की किताबों में ये आदि मानव का पूरा कॉन्सेप्ट आना शुरू होता है। जब हम 30-35 साल पीछे जाते हैं, जब स्टडी के लिए, हम क्या देखते हैं कि उस समय किताबों में बताया जा रहा है कि आदि मानव आज से 5000-6000 साल पहले था, कहीं 3500 साल पहले लिखा है, ऐसे लिखा। आप बढ़ते जाएं तो कहीं किताब में लिखा है 10,000 साल, कहीं लिखा है 12,000 साल, कहीं लिखा है 20,000 साल। क्यों? क्योंकि वो पाषाण युग, पत्थर युग, लोह युग, इन युगों के आधार पर वो अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आदि मानव कब आया हुआ धरती पर। और पूरे विश्व के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई नई खोज होती है तो तुरंत वो हमारी एजुकेशन का पार्ट बन जाती है। क्योंकि भारत में क्या हो रहा है कि आज भी हम वो 25-26-50 साल पुरानी जो एजुकेशन का जो हिस्सा था उसको ना तो अपग्रेड किया गया, ना चेंज किया गया, उसको एज इट इज़ हमको पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके ऊपर कोई हम क्वेश्चन आंसर नहीं करते। अब हम आदि मानव की थ्योरी के ऊपर चीरफाड़ करते हैं। अगर आज हम आधुनिक मानव है, एक आदि मानव हो गया, तो आज हम अपना को क्या बोले, आधुनिक मानव। तो मतलब आदि मानव का विकास आधुनिक मानव के रूप में हो गया, ठीक बात है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर आदि मानव का विकास आधुनिक मानव के रूप में हो गया तो दुनिया में 10,000 से ज़्यादा जनजातीय आदिवासी या क्या कहते हैं, जिसको आदिवासी कहना कहते हैं, जो वनवासी लोग हैं, जो वनों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, उनको क्या कहा जाएगा? वो आधुनिक मानव क्यों नहीं बने? वो क्यों शहरीकरण की तरफ नहीं गए, या गाँव की व्यवस्था में नहीं आया, या कस्बे की व्यवस्था में नहीं आया, बस्तियों की व्यवस्था में नहीं आया? क्यों वो आज ही प्रकृति के बीच में रह रहे हैं? क्यों वो मोबाइल, टावर, फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीफोन, कपड़े, मकान, ईंट, पत्थर, इन सबसे दूर है? क्या कहा? कुछ तो रीजन ना होगा ना, कि मतलब आज हम अपने आप को आधुनिक जीवन शैली में जीने वाले लोग मान रहे हैं, और वो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी क्या है, अपने आप को प्रकृति के बीच में रहना चाहते हैं। ये आधुनिक जीवन शैली में जीने वाला जो व्यक्ति है, जब उन लोगों के पास जाता है तो उनको क्या देखता है, अरे ये तो आज भी आदि मानव। तो यहाँ पे कहने वाली बात है कि अगर सच में आदि मानव का कॉन्सेप्ट होता तो विकास तो पूरी धरती के एक साथ ही चला। हो सकता था कि एक क्षेत्र के अंदर सारे क्या कहते हैं लोग आदि। तो कहने वाली बात यह है कि दुनिया में 10,000 से ज़्यादा जो वनवासी जीवन जीने वाले लोग हैं, वो सारे आधुनिक मानव क्यों नहीं बन गए, या आधुनिकता की तरफ क्यों नहीं आ गए अचानक से? तो ये कहते हैं भी विकास हुआ मानव का, मानव आदि मानव से आधुनिक मानव बन गया। अगर ये बात पूरी तरह से सत्य होती तो आज जंगलों में एक व्यक्ति हमें वनवासी के रूप में रहता हुआ नहीं मिलता, जो नग्न अवस्था में आज भी पेड़ों के ऊपर कहीं रह रहा है, डालों पर रह रहा है, या गुफाओं में रहने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आदमी नहीं मिलता। पर हम देखते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे लोगों की संख्या लगभग 30-35 करोड़ के आसपास। तो ये कोई छोटी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। तो कहने वाली बात है कि ये लोग आज भी उस रूप में क्यों रह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप शहरी जीवन में देखेंगे आदमी की जीवन औसत कितनी है। जापान की सबसे दुनिया का हाईएस्ट मानी जाती है 104-90 से 104 के बीच में। इंडिया में मानी जा रही 70 के आसपास। पर जब इन्हीं वनवासी लोगों में देखा जाएगा ये प्रतिशत कितना है, तो वहाँ उनकी एज को कैलकुलेटिंग किया जाता है। पता चल रहा है कि कोई 150 साल का भी है, कोई 125 साल का भी है, कोई, ठीक है। तो कहने वाली बात है कि लोग सच में आदि मानव था भी या नहीं, या आज जो लोग आदि मानव की तरह दिख रहे हैं या जो आधुनिक जीवन शैली में नहीं है, वो अपनी इच्छा से उस जीवन शैली में जीने के लिए बैठे हुए हैं।
ऐसा नहीं है कि वो आधुनिक बनना नहीं चाहते हैं, वो क्यों नहीं बने इसके ऊपर बात होनी चाहिए। उनका आधुनिकरण क्यों नहीं हो रहा, उनका वो उस तरफ क्यों लचा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि आदि मानव के कॉन्सेप्ट को सही से पूरे नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज से 35 साल पहले जो आज किताब पढ़ा जा रहा है कि 3000, 5000, 6000 साल पहले थे ऐसे लोग, और आज पढ़ा जा रहा है कि नहीं ये तो 20-25 हज़ार साल पहले था आदि मानव। तो फिर कहने वाले जो 20-25 हज़ार साल पहले अगर आदमी इस अवस्था में था तो आज तक तो सारे आधुनिक हो जाना चाहिए थे। मैं कह रहा 3500 साल भी बहुत बड़ी बात हो गई, 3500 6000 साल आधुनिक क्यों नहीं हो रहे सारे? आज भी उसी रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। तो इन लोगों को देख के थ्योरी हम कर लेंगे भी आदमी आदि मानव था, तो क्या बात ठीक होगी गलत होगी? ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं इसके अंदर, खेती की बात। तो जो वेस्टर्नाइजेशन जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में, वो ये मान के चलता है कि भाई धरती जो बनी है वो 6000 साल पहले ही बनी है, और ये कॉन्सेप्ट आया बाइबल से। बाइबल में कहा गया कि फिर इसके बाद ये सारे ब्रह्मांड बना, फिर तारे घर से बनाए। ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है, गैलेक्सी बना पूरा। हाँ, कि पहले क्या बनती, धरती बनती है। लेकिन साइंस क्या कहते नहीं, इस सौरमंडल में सबसे पहले सूरज की रचना हुई है, सूरज के बाद फिर धरती आई है, फिर बाकी सब चीज़ों की रचना हुई है। तो बाइबल से बिल्कुल उलट बात कर रहा है कौन? साइंस कर रहा है। तो यहाँ कहने वाली बात ये है कि जब हम बाइबल और की थ्योरी को देखते हैं तो बाइबल क्या मान चलती है कि नहीं, जो आदम पैदा हुआ है लगभग ईसा मसीह से 4000 साल पहले पैदा हुआ है, ईसा मसीह 2000 साल पहले पैदा हुआ है, तो मतलब टोटल 6000 साल पहले इंसान की उत्पत्ति धरती पे हुई, क्योंकि वो आदम से अपनी उत्पत्ति मानता है। और ये आदम ही शब्द है जो शायद आदि मानव के लिए कहीं ना कहीं डिनोट किया जाता है। अच्छा, तो आदम से जो ये मान चल रहा है कि मानव की उत्पत्ति हुई, तो ये कहा जा रहा है कि आदम साक्षात मानव के रूप में आया धरती पर। अगर इनकी स्टोरी भी मालूम है तो वो कोई जंगली मानव है, आदम की अगर स्टोरी में पढ़ा है वो कोई जंगली मानव नहीं है। तो भाई आदि मानव की स्टोरी क्या कर रही है बाइबल को पढ़ी? एक मिनट, ये अपने आप खुद बहुत क्लोज होता है, क्या होता है ये? सर अब चल चालू- रहा है, टाइम चल रही है, लेकिन ये हट जाता है। हट रहा होगा कुछ प्रोग्राम होगा इसमें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई पूरे इतिहास को एजुकेशन जो हमारी है वेस्टर्नाइजेशन एजुकेशन सिस्टम, इसमें क्या करा कि पूरे इतिहास को 6000 साल में समेटा गया है। और 6000 साल में समेटने का कारण क्या था? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी थ्योरी आए जो बाइबल की थ्योरी को काटे या उसको चैलेंज करे या उसको ऐसा प्रतिघात करे कि मतलब क्या कहते हैं उसकी धज्जियां उड़ जाए। अपनी जो एक बाइबल के जो कहते हैं जेनेसिस जो चैप्टर है उसके अंदर बताया गया कि इस तरह से दुनिया का क्या कहते हैं उत्पत्ति हो रही है और आदम आ रहे हैं, सच चल रहा है। उस कॉन्सेप्ट को धराशायी ना कर दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या मान दिया कि दुनिया का इतिहास जो लिखा गया हुआ वो 6000 साल से पुराना नहीं हो सकता। जब ये लोग भारत में आए तो भारत में उन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ तो लोग बात कर रहे हैं लाखों साल की, करोड़ों साल की, और भारतीय धर्म सनातन धर्म के अंदर कहा जाता है भाई 1 अरब 97 करोड़ साल पहले रखती है। तो हमारे यहाँ तो सृष्टि की उत्पत्ति 1 अरब 97 करोड़ साल की बताई जा रही है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक कॉन्सेप्ट जो अपने आप को 6000 साल पुराना मान के चल रहा है पूरे ब्रह्मांड को, और एक कॉन्सेप्ट पूरे ब्रह्मांड की आयु को बहुत ज़्यादा मान के बैठा है। ब्रह्मांड की आयु सृष्टि की आयु में अंतर है। सृष्टि मतलब जब जीवन की उत्पत्ति की बात हो रही है तो वो सृष्टि की आयु कितनी होने जा रही है धरती पे? 1 अरब 97 करोड़ साल सनातन धर्म कहता है। और हमारा जो आज का विज्ञान है वो भी इसी चीज़ के आसपास ही जाता है कि धरती पे जो मतलब सृष्टि मतलब जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो लोग इतने साल पहले हुई है। तो कहीं ना कहीं सनातन और विज्ञान में इस चीज़ का समानता देखी जाती है, लेकिन बाइबल में ये चीज़ कहीं भी हमें नजर नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हमने यहाँ पे इतने साल पुरानी उत्पत्ति बताई तो इसके अंदर बातें आता है कि अगर 1 अरब 97 करोड़ साल पहले सृष्टि मतलब जो जीवन की उत्पत्ति धरती पर हो चुकी है, तो ये जीवन की उत्पत्ति होने के बाद क्या हुआ, किस तरह का जीवन आया? तो मैं अब साइंस का पार्ट लेकर चलूँ तो साइंस का पार्ट कहता है कि भाई पहले समुद्र में क्या कहते हैं कुछ पादप हो गया, और समुद्री पादप से क्या हुआ कि उसके अंदर ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ। ऑक्सीजन से कुछ ऐसी चीज़ पैदा हुई, केमिकल के कुछ छोटे छोटे जीव पैदा हुए, उन जीवों से क्या कहते हैं मछलियाँ वैसे सारे बनी, फिर वो धरती पे आए। तो धरती पे कदम रखने की जो बात रखी जा रही है वो भी लगभग देखा जाए 150 साल पहले की बात की जा रही है, मतलब 1.5 अरब साल पहले की बात। तो कहीं ना कहीं सनातन और साइंस एक जैसी बात कह रहे हैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे। अब हम थोड़ा इस तरफ आते हैं। हमारे यहाँ पे जो कहा गया है कि भाई मानव की उत्पत्ति कब से, तो इसको समझने के लिए हमें मानव के व्यवहार को समझना पड़ेगा कि आदि मानव जो आज में दिख रहे हैं, जो वनवासी क्षेत्रों में दिख रहे हैं, और मानव का व्यवहार क्या है। तो मानव का व्यवहार क्या है? बेहतर से बेहतर बनना। जब कुछ लोगों ने बेहतर से बेहतर बनने की कल्पना करी
और वो बेहतर 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 बनते चले गए। तो आपने देखा कि जो धरती पे चटाई लगा के सोने वाला आदमी था, वो अपने लिए क्या ले आया, धरती बिछाने वाला एक कंबल ले आया, उसके बाद गद्दा ले आया। फिर उसे लगा कि नहीं, चारपाई पे सोएंगे, फिर चारपाई पे उसने गद्दा डाला, फिर चारपाई से पलंग बनाया, पलंग के ऊपर फिर मोटा गद्दा डाला और मोटा गद्दा डाला, फिर मखमली गद्दा डाल दिया, गद्दा बना लिया। इसी तरह से आप देखो चरणबद्ध विकास, मानव की जितनी भी रचनाएं उससे आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध विकास देखें तो धीरे धीरे उसने अपना को इम्प्रूव करा। और यही कारण है कि जब एक छोटी झोपड़ी से आज मानव कहाँ पहुंच गया, 100 मंजिला ऊंची इमारतों में पहुंच गया और ऊंची इमारतों में कोशिश कर रहा है। तो मानव क्या है, अभी अपनी जो अपनी क्षमताओं को चेक कर रहा है कि भाई मैं कितनी और ऊंची बिल्डिंग बना सकता हूँ और कितना अच्छा पलंग बना सकता हूँ या और कितनी अच्छी चीजें बना सकता हूँ। ये डंडोर वेट, तो मानव क्या कर रहा है, अपने आप को चेक कर रहा है समय। और मैं कहता हूँ मानव अभी अपने आप को 100-200 साल और टेस्ट कर ले तो हो सकता है कि आज दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, 4 गुना ऊंची बिल्डिंग बना देगा 100-200 साल में। इतना मानव का टैलेंट है, इतना मतलब मानव ने क्या कहते हैं आधुनिक मशीनरीज वगैरह का निर्माण कर लिया। लेकिन इसके बाद मानव क्या देख रहा है कि उसके मन में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, मतलब एक आनंद का भाव नहीं है। वो कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी, ईर्ष्या से घिरा हुआ है, प्रेम और करुणा दया से बहुत दूर हो रहा है। और जिसमें चीज़ों का रस आना चाहिए वो रस उसको नहीं मिल रहा। उससे लगा कि मैं सामान बटोर के सब चीज़ों को खुश हो जाऊँगा, लेकिन सारा सामान प्राप्त करने के बाद भी आदमी खुशी नहीं हो रहा। तो ये सोचिए जो इतने विलासी जीवन जो कहते हैं जिसकी उच्च से उच्च वैल्यू आप सोचो, जब इस एक्सट्रीम लेवल पे कोई व्यक्ति अगर पहुंच गया आने वाली हमें 6-7-10 पीढ़ियों बाद, तो उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा? क्या और ऊंची इमारतें बनाने की तरफ सोचेगा वो? क्या करेगा वो? तो उसे लगेगा कि जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो मिस कर रहा है। क्या कारण है कि आज हम कहीं समुद्र किनारे चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, गाँव में चले जाते हैं, तो हमारी सेहत अच्छी हो जाती है, तंदुरुस्त हो जाते हैं, हमारे दिमाग को शांति मिलती है। लेकिन वापस शहरों में आते हैं तो हमें दिमाग में स्ट्रेसनेस फील होता है। कहीं ना कहीं हम जब प्रकृति से दूर जाते हैं, अपनी आधुनिकता जब हम दिखाना शुरू करते हैं तो प्रकृति से दूर जाने की कोशिश करते हैं, पेड़ पौधे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जब हम इनसे दूर चले जाते हैं तो क्या करते हैं, जब बहुत ऊंची इमारतें आते हैं तो उसके अंदर भी हम सोचते हैं यार गमले गमले लगा लो, पेड़ पौधे लगा लो और थोड़ी देर प्राकृतिक इन्वायरमेंट बना लो, इनके बीच बैठ के खुश हो जाऊँगा। तो एक टाइम क्या होता है, अगर मानव के देखा जाए तो मानव की 40, 50, 60 पीढ़ियाँ, 100 पीढ़ियाँ वो लगातार क्रमिक विकास के अंदर चलती रहती है। और जो 100, 150, 250 पीढ़ी जब हो जाती है मानव की, तो जब सबसे ऊंचे लेवल पे जो पहुंचा हुआ आदमी होता है तो उसको क्या लगता है प्रकृति उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। यार वो हरा भरा गार्डन कितना अच्छा था, वो हरा भरा क्या कहते हैं गार्डन अच्छा है, सोचो जंगल कितना अच्छा होगा जहाँ पे वो शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, शुद्ध पानी होगा। तो उसको लगता है कि ये सब जो हमने कंक्रीट के जंगल उगा दिए बड़े बड़े, गगन की मीनार उगा दी, इसका क्या करेगा? यहाँ तो जीवन जीने को बेकार है। यहाँ 50-60 साल की उम्र रह गई हमारी, 32-33 साल की उम्र मुझसे दांत गिर के निकल के आ गया, ठीक है, 50-60 साल की उम्र सर के बाल सफेद हो गए, 60 साल की उम्र आदमी बंदर को तैयार हो रहा, कैंसर वैंसर डायबिटीज 50 चीज़ों की बीमारी वाली, मतलब जितना आधुनिक हो गया उतनी ज़्यादा वो बीमार भी हो गया। तो ये कैसा विकास कर लिया? इस एक्सट्रीम लेवल पे आने के बाद आदमी कहीं ना कहीं सोचना शुरू करता है कि हमने विकास तो करा, कहीं ना कहीं हमने इस विकास में गलती कर दी। जब उस गलती को ढूंढना शुरू करता है तो उसे समझ में आता है कि हाँ, जब तक मैं नेचर से जुड़ा हुआ था तब तक मैं क्या बहुत अच्छा जी रहा था, बहुत बढ़िया जी रहा था और बहुत सुकून से जी रहा था, टेंशन नहीं थी, हमारे प्यार समाज में समझ हो जाती, कोई हमें लूट खसोट नहीं करना था, ठीक है, हम सब आपस में मिल बांट के जो मिल जाता उसको खा सकते थे उसको। लेकिन क्या हम एक अजीब सी दौड़ में, एक प्रतिद्वंदिता, एक कंपटीशन में जी रहे हैं। इतनी टेंशन में जब मानव पहुंच जाता है तो उसको लगता है कि यार ये तो जीवन ही बेकार है, ये जीने का लाइफस्टाइल है बिल्कुल बेकार है। इस लाइफस्टाइल को छोड़कर हम क्या है वापिस जंगलों में भागते हैं। तो वो अपना सब कुछ बनाया हुआ वापस कहाँ चला जाएगा? जंगल में। अब उसे इस आधुनिकता से इतनी नफरत हो जाती है कि जैसे कि एक्सट्रीम पे गया तो बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बना ली। अब वो एक्सट्रीम पे जाने का क्या कर रहा है, ये कपड़े भी उतार दो यार, कपड़े भी नहीं चाहिए, प्रकृति में ऐसे ही रहना है जैसे सारे जानवर रहते हैं, कोई जानवर कपड़े पहने रहता है तो हम भी बिना कपड़े उतार देंगे। तो आज देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं अपने आपको, वो पूरी तरह से कपड़े उतार के जंगलों में चले गए। अगर अमेरिका में पढ़ेंगे तो फिर कई सारे लोग मिल रहे हैं बीचों पे भी नंगे पड़े। तो आप ये देखिए कि अब वो जंगलों में जाएंगे, रहेंगे, बिल्कुल आधुनिक जीवन वो जी के आए और जी के उन्होंने देखा कि यार ये जीवन तो नरक था, ये जीवन स्वर्ग है। अब वो जीवन में जीना शुरू करेंगे, उनकी 4-5 पीढ़ियाँ आएंगी, वो कहेंगे, उनको क्या समझाएंगे, बेटा जंगल की रक्षा करो, पेड़ों की रक्षा करो, पानी की रक्षा करो, यही तो असली इन्वायरमेंट है, यही तो जीने का असली मजा है, ठीक है, ये सब छोड़ दो, ऐसे बनाओ, ऐसे खाओ, पत्थर के सिलबट्टे पे घिसो जो बनाना उन्होंने। तो आप देखो कि जो बिल्कुल आधुनिक था उनकी 4-5 पीढ़ियाँ कहाँ चली गई?
जंगलों में कैसे रहना शुरू कर दिया उन्होंने, लाइफस्टाइल पूरा चेंज कर लिया उन्होंने। अब वो लाइफस्टाइल जब चेंज कर लिया, अब जंगलों में रहते हैं उनकी 30 40 50 60 70 80 90 पीढ़ियां हो गई जंगलों में रहते हुए। वो भूल गए कि आज से 100 पीढ़ी पहले जो हमारे पूर्वज आए थे इन जंगलों में, वो कैसे आए थे, क्यों आए थे, किस लिए आए थे। उन्हें क्या लगेगा, यार हमें तो विकास करना है। अब इस जंगल में रहते रहते बोरियत हो गई, ठीक है, अब इस जंगल में ज़्यादा दिन नहीं रहा जाएगा, थोड़ा हम कस्बे बना लेते हैं, गांव बना लेते हैं, शहर बना लेते हैं, और फिर दोबारा से ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब हुआ क्या, पहले एक पीढ़ी से लेके हम ऊंची ऊंची इमारतों तक गए, फिर देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर ऊंची ऊंची इमारतों से फिर जंगलों की तरफ गए, फिर 100-150 पीढ़ियाँ जब यहाँ रह ली, उसके बाद फिर 50-60 पीढ़ियों ने कहा यार बोर हो गया, थोड़ा और विकास करो, फिर ऊंची इमारतों तक चले गए। तो हम क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ ऐसे चलता है, मानव का क्रमिक विकास ऐसे ही 100-150 साल के अंदर चेंज होता रहता है। 100-150 साल नहीं, 100-150 पीढ़ियाँ, पीढ़ियाँ। मतलब 50-60 पीढ़ियाँ इस क्रम में, 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 फिर यहाँ पर 4-5 पीढ़ियाँ बेहद भयंकर रूप से रहती है, उसके बाद फिर वो जीव के नीचे डाउन भी लगाते हैं। जो एक्चुअल में देखा जाए आदि मानव कहाँ है, इसको एक सकते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में आदि मानव आया तो आया कहाँ, एक्चुअल में एक चक्र है। क्या है, एक चक्र। वो चक्र क्या है, वो चक्र ये बता रहा है कि मानव अपनी एक्सट्रीमनेस के तरफ जाना चाहता है, अपने जीवन के उच्चतम जो बिंदु है संतोष का, आनंद का, उसको प्राप्त करना चाहता है। जब उसे लगेगा कि मैं आधुनिकता में वो उच्चतम बिंदु प्राप्त कर लूंगा, तो वो आधुनिकता की तरफ, ऊंची बिल्डिंगों की तरफ जाता चला जाएगा। हो सकता है वो ऊंची बिल्डिंग जाने के बाद फिर वो स्पेस में चला जाए, और उसकी 30-40 पीढ़ियां स्पेस में निकले। अब वो सारी दुनिया ब्रह्मांड छान लेंगे, ढूंढ लेंगे, उसका लगता है यार ऊर्जा ही नहीं है यान चलाने के लिए, तो कहाँ जाए, वहाँ पे धरती पे चलो ना। हो सकता है मानो इतना भी ऊपर चला जाए, फिर आएगा कहाँ पे, कहेंगे यार धरती तो छोड़ के चले गए थे, पहचान कैसे करेंगे धरती कहाँ थी। क्या वो धरती पे पिरामिड बनाया था ना, इसलिए बनाया था कि धरती का लोकेशन ट्रेस कर लेंगे कौन सा ग्रह है, उसको ढूंढो पिरामिड का, वो बड़ी बड़ी लाइनें ढूंढो कहाँ है, वो आगे धरती पे वापस स्पेस में जाते हैं, और वापस आगे मैं कहा नहीं यार अब बिल्कुल ये कपड़े वपड़े डाल सब ये मशीन से उठा कर सब बेकार है, कैसे हो। अब ये देखो 200-250 साल की पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ। अब हम ये बात करते हैं कि अगर मानव ने ऐसा विकास क्रम किया जैसे मैं बता रहा हूँ, तो प्राचीन मानवों के वो अवशेष कहाँ है, मतलब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें कहाँ हैं, वो बड़े बड़े उनके जहाज स्पेसशिप्स कहाँ हैं, ऐसा रहे होंगे ना। अगर ये बात सच है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फिर जीवन चक्र की बात करनी पड़ेगी कि मानव द्वारा निर्मित कोई भी वस्तु का जीवन चक्र कितना है। सबसे इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कपड़ा पहनते हैं, उस कपड़े की कितनी लाइफ है? 4 साल 5 साल, और सोच लो 10 साल, बस 100 साल गलेगा नहीं गलेगा? गिल जाएगा। गल जाएगा ना। अच्छा, घास फूस के मकान है, कितने साल चलेंगे? कितने साल चलेंगे घास फूस के मकान? मिट्टी के मकान कितने साल चलेंगे? कितने साल चलेंगे? तो आप कैलकुलेशन करो कि मानव एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बना रहा है, बुर्ज खलीफा बना दिया, और बुर्ज खलीफा में उसने ढेर सारा सीमेंट लगा दिया। क्या लगा दिया? सीमेंट की लाइफ कितनी है? मैक्सिमम 320 साल। बहुत अच्छी क्वालिटी की सीमेंट है, और घटिया क्वालिटी से तो 40 साल। अब हम बात करें कि उस बिल्डिंग में उसने तांबे के तार भी लगाए हैं, लोहे के तार भी लगाए हैं, तो लोहा कितने साल में गल गया? 1300 साल में। तांबा 400 साल में गल गया। पीतल जो था उसके अंदर लगभग 350-400 साल में गल गया। कांच लगाया था 250 साल में गल गया। तो पूरी जो बिल्डिंग है 250-300 साल में तो भरभरा के गिर गई अपना आप ही, ठंडी हो गई। और जब भरभरा गिर गई, खत्म हो गई पूरी बिल्डिंग, तो बचा क्या? जब हम हजारों साल के कभी विकास में बिल्डिंग ढूंढेंगे, वो बिल्डिंग मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। तो मिलेगा क्या? सिर्फ पत्थर। क्या मिलेगा? पत्थर मिलेगा। और पत्थर क्यों मिलेगा? क्योंकि पत्थर की लाइफ जो है हजारों साल होती है। और यही कारण है कि जब हम कहते हैं ना आदि मानव के बर्तन मिल गए, ये मिल गया, भाई वो बर्तन नहीं मिलेगा। वो उस समय उनका औजारों का इस्तेमाल कर रहा था अपने जीवन शैली को जीने के लिए, क्योंकि पत्थर की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ पत्थर मिला, बाकी पत्थर के साथ का सामान नहीं मिला, और वो मिलेगा। तो ये दिमाग से कॉन्सेप्ट निकालो कि मेरा आदि मानव था। अब इस पर बात होगी कि धरती पे मानव की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कितने साल पहले हुई। इस चीज़ के ऊपर बात होगी, तब डिस्कशन होगा कि आदि मानव था या नहीं था। अब इसे बंद करो।